हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। मेरा नाम है आलोक सिंह और मैं आप सबका स्वागत करता हूं आपके क्लास अगस्तिया फिजिक्स में। मेरा पहला लेक्चर आपने आई होप सो देखा होगा, व्हाट इज़ फिजिक्स, और ये आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं फर्स्ट लेक्चर, यूनिट फिजिकल क्वांटिटीज, डायमेंशन एंड मेजरमेंट। ये आपका क्लास 11th के सिलेबस का दूसरा चैप्टर है जिसका नाम है यूनिट एंड मेजरमेंट। तो नीट, मेडिकल, आईआईटी जेई, जेई मेन एडवांस और एनडीए को ध्यान में रखते हुए मैंने बेसिक से लेकर के आपको एडवांस लेवल तक का कवर करने का इसमें कोशिश किया है। ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर 3 पार्ट में डिवाइडेड होगा, जिसमें मैं आपको डिटेल्ड एनालिसिस स्टडी के साथ आपको ये टॉपिक कवर करूंगा। बच्चों, यूनिट एंड मेजरमेंट बेसिकली आप लोग इसे स्किप कर देते हो। बहुत सारे ढेर सारे बच्चे इसे आसान सब्जेक्ट, आसान सा समझ करके स्किप कर देता है। अगर सरल शब्दों में बोला जाए तो ये आसान है, लेकिन आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग और इसकी समझ आप जब डेवलप करते हो, यूनिट्स की, फिजिकल क्वांटिटीज, उसके डायमेंशन, लिखने का तरीका, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपकी समझदारी फिजिक्स में बढ़ जाती है। क्योंकि कहते हैं ना कि अगर आपको कन्वेंशनल यानी कि उसके नाम लिखने का पैटर्न अगर आपको समझ में आने लगी तो आप इजीली एक दूसरे को कोरिलेट करके आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाते हो। तो कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए, फिजिक्स की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए ये चैप्टर भी बहुत ही अहम रोल अदा करता है, प्ले करता है, जो कि आपको समझनी जरूरी है। तो आइए यहां पर सबसे पहले देख लेते हैं हमारा कोर्स आउटलाइन क्या है और इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं। मैंने कुछ आपके सिलेबस को कवर करते हुए डिटेल एनालिसिस के साथ मैंने ये कोर्स आउटलाइन बनाया है, तो आप ये देखें। ये आपका कोर्स आउटलाइन है। तो सबसे पहले यहां पे जीरो लेवल पे, सबसे पहले हम लोग यहां पे जीरो लेवल पे यहां पे सीखेंगे, जानेंगे मेजर करना, मेजरमेंट, जो आपका किसी भी चीज को किस प्रकार से नापते हैं। ठीक है, मेजर कैसे करते हैं, जैसे कि आपका लेंथ हो गया, मास हो गया, टाइम हो गया, और भी ढेर सारी चीजें। तो स्टैंडर्ड ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम। उसके बाद फिर हम लोग जानेंगे बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर, डायमेंशनल एनालिसिस, हम लोग उसका डायमेंशन निकालना सीखेंगे, यूनिट कन्वर्जन सीखेंगे, अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट एंड सिग्निफिकेंट फिगर, कन्वर्जन ऑफ यूनिट, estimate and order of magnitude calculation, coordinate system। कोऑर्डिनेट सिस्टम में जैसा कि आपको पता है, अभी आप जो मैथमेटिक्स साइड के स्टूडेंट हैं, जिन्होंने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स लिया है, तो वो कोऑर्डिनेट सिस्टम से भली भांति परिचित हैं। और जो मेडिकल साइड है, तो आपने अपनी 10वीं में भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री थोड़ा बहुत स्टडी किया होगा, तो आपको घबराने की कोई भी बात नहीं है। मैं फिजिक्स में जितनी आवश्यकता है उतनी मैं आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, कैलकुलस, डिफरेंशिएशन, आगे नेक्स्ट लेक्चर टू लेक्चर सारी चीजें मैं बताऊंगा। तो यहां कोऑर्डिनेट सिस्टम में कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, जो एक्स वाई जेड प्लेन होता है, और उसके बाद स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम होती है, वो भी मैं यहां डिस्कशन करूंगा। ट्रिग्नोमेट्री में, तो ट्रिग्नोमेट्री भी मैं यहां पे बेसिक उसके नियम से बताऊंगा, जो आपको हेल्प करेगा आगे चल करके आपका 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल मोशन में, न्यूटन्स लॉ में न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। और उससे भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हर चैप्टर में, हर लेक्चर में मैं आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रैटेजीज बताऊंगा कि किस प्रकार से प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं, एनालिसिस करते हैं, फिर अपने इक्वेशन को सेटअप करते हैं, और सेटअप करने के बाद जो है विद द हेल्प ऑफ द ग्राफिकल ड्राइंग, और उसके बाद फॉर्मूला को ड्राइव करके गेट टू रिजल्ट। तो यहां पे धीरे धीरे अपने को कंसेप्ट पहले डेवलप करना है।
मेरा जो अपना तरीका है उसमें आपको सबसे पहले कंसेप्ट बिल्डिंग करनी है। एक बार जब आपका कंसेप्चुअली आप साउंड हो जाओगे सब्जेक्ट में, तो उसके बाद फिर आपको अपनी पेस बढ़ानी है, यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग में आपको अपनी स्पीड बढ़ानी है। ठीक है बच्चों, तो यहां से अब हम लोग आते हैं इंट्रोडक्शन। अगेन द टॉपिक व्हाट इज फिजिक्स, क्योंकि एनसीईआरटी के सिलेबस ने आप हर चैप्टर में देखो जो पहला आपको ये क्वेश्चन होता है व्हाट इज फिजिक्स। ये बेसिकली एनसीईआरटी ने इस क्वेश्चन को ऐड किया है उस चैप्टर को, उस जो कंसर्न जो कंसेप्ट है जो भी लॉ फिजिक्स में चलेगी उससे रिलेटेड आपको फिजिक्स की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए। तो यहां पे व्हाट इज फिजिक्स, तो फिजिक्स जो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि फिजिक्स is a study about from the big size to micro and microscopic and subatomic level, यानी कि यूनिवर्स की स्टडी से लेकर के उसकी बिहेवियर, उसके प्रॉपर्टीज से लेकर के आपको माइक्रो साइज, यानी कि जो अपनी आंख से अपनी अर्थ पे जितनी भी फेनोमेना हैपनिंग होते हुए देख रहे हो, नेचर में जो भी घटनाएं घटित हो रही है, जो भी फेनोमेना हो रही है जिसे आप देख रहे हो, वहां से लेकर के आपके जो आंखों से नहीं दिखता, जैसे आपका रेड ब्लड सेल्स हो गया, उसकी काउंट्स हो गया, बैक्टीरिया की साइज हो गया, या एयर पॉल्यूशन में आपका पॉल्यूटेंट जो है वो माइक्रोन में जो उसकी साइज हो गई, या फिर आपके जो है एटॉमिक न्यूक्लियस का डायमीटर हो गया। तो ये सारी चीजें आपको एट द सब एटॉमिक लेवल पे स्टडी करते हैं। लेकिन यहां पे उस स्टडी में जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट थिंग्स आती है वो आती है मेजरमेंट। हाउ टू मेजर, किस प्रकार से आप उसे नापते हो। तो बच्चों हम लोग चलते हैं बिल्कुल ही बेसिक से। बेसिक का मतलब कि हम लोग अगेन स्टार्ट करते हैं ऑब्जर्वेशन। तो मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूं, और उस स्टोरी सुनाने से पहले फिजिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिक्स इज एन एक्सपेरिमेंटल साइंस। क्योंकि जब आप एक्सपेरिमेंट करते हो, जब आप परीक्षण करते हो, फिर उसका निरीक्षण करते हो, यानी एक्सपेरिमेंट करते हो, फिर उसका ऑब्जर्वेशन करते हो, तो आप कुछ मानदंड और मापदंड, ठीक है, हिंदी में मानदंड, मानक यानी कि उसके यूनिट, मात्रा, और मापदंड यानी कि उसे कुछ कैलकुलेट कंप्यूट करने के लिए, गणना करने के लिए आप कुछ मापदंड लेते हो कि उसका आकार क्या है, तो उस आकार को आप किस भाषा में डिस्क्राइब करोगे, क्या लिखोगे, ठीक है। उसके बाद फिर उसका वजन कितना है, तो उसे भी आप उसकी भाषा में लिखोगे। उसके बाद कि कोई वस्तु अगर चल रही है, कोई ऑब्जेक्ट, पार्टिकल, वस्तु, बॉडी, कार, ट्रेन, बस, फ्लाइट, हवाई जहाज, समुद्री जहाज, कुछ भी अगर चल रहा है, तो जब भी कोई चीजें चलना प्रारंभ करती है तो उसे हम लोग क्या, एक घड़ी के माध्यम से देखते हैं, स्टॉप क्लॉक, तो स्टॉप वॉच। तो वहां से आपको कि उसने 1 घंटे में कितनी दूरी तय की, 1 मिनट में कितनी दूरी तय की, और 1 सेकंड में कितनी दूरी तय की, ठीक है। तो हम लोग यहां पे देखेंगे हाउ टू मेजर द थिंग्स। द फिजिक्स इज एन एक्सपेरिमेंटल साइंस एंड एक्सपेरिमेंट रिक्वायर मेजरमेंट। अभी जो मैंने आप बच्चों चर्चा किया कि एक्सपेरिमेंट नीड मेजरमेंट। उसके बाद अभी देखो हमारी टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस हो गई है। साइकिल से मोटर बाइक, कार, उसके बाद मैकेनिकल कार से अब आ गई इलेक्ट्रिक कार, कंप्यूटराइज, आपके लैंडलाइन फोन चेंज हो गई, आपके हाथ में आ गई मोबाइल फोन, स्मार्टफोन, कीपैड से स्मार्टफोन, स्मॉल कंप्यूटर, राइट। तो इन्हांसमेंट ऑफ साइंस, engineering and technology, science and engineering based on measurement and comparison। क्योंकि साइंस और जो इंजीनियरिंग है, क्योंकि आप क्वालिफाई करके क्या बनोगे, इंजीनियर। तो इंजीनियरिंग क्या होती है कि जब आप कोई भी प्रोडक्ट, फिजिक्स के लॉ को लगा करके जब कोई आप प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हो, तो वो जो नियम को फॉलो करते हुए जो बनाते हैं वही आपकी इंजीनियरिंग है। जैसे कार बनाया, हवाई जहाज बनाया, या आप एक खिलौना बनाते हो, ठीक है,
या पूरा एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम में आपका कंप्यूटर है या मोबाइल फ़ोन है, उसमें क्या लगी हुई है, टेक्नोलॉजी, जैसे सॉफ्टवेयर हो गई या वट जो भी उसके हार्डवेयर टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, राइट। क्लॉथिंग में भी टेक्नोलॉजी आ गई, उसके प्रिंटिंग करने की, उसके धागा को बुनने की मशीनें आ गई, ठीक है, एक मॉडल प्रोटोटाइप बनाने की, तो वो साइंस एंड इंजीनियरिंग। तो सब हर जगह पे क्या आती है, मेजरमेंट, कि छोटे से चीज़ लेकर के बड़े चीज़ तक हमें प्रोड्यूस कैसे करना है, उसका साइज किस प्रकार से होगा। तो मेजरमेंट, सो वी नीड रूल अबाउट हाउ थिंग्स आर मेजर्ड एंड कंपेयर्ड, एंड वी नीड एक्सपेरिमेंट टू एस्टैब्लिश द यूनिट फॉर दोज मेजरमेंट एंड कंपैरिजन। तो हमें जरूरत क्या है, मेजरमेंट और कंपेयर करने के लिए हमें एक स्केल की जरूरत है, एक मानक दंड की। सो पर्पस ऑफ फिजिक्स एंड इंजीनियरिंग इज टू डिजाइन कंडक्ट दोज एक्सपेरिमेंट। तो किसी भी प्रकार के एक्सपेरिमेंट को करने के लिए फिजिक्स में हमें जरूरत होती है उसे नापने तौलने, ठीक है, और उसकी आप बोल लो कि उसका आकार डिफाइन करना, उसका साइज किसी चीज का। अब ये लैपटॉप है, लैपटॉप पहले आपका डेस्कटॉप कंप्यूटर था, फिर उसकी साइज छोटी हुई, तो वो साइज, उस साइज का एक डायमेंशन होगी, एक यूनिट होगी, तो उसे हम किस प्रकार से नापते हैं। तो यहां से अब मैं थोड़ा आपको बैक ले चलता हूं, अर्ली स्टेज में। अर्ली स्टेज में मैंने आपको बताया था, एक स्टोरी बताता हूं। स्टोरी ये है कि गांव की बात है, गांव में मेला लगता है, बहुत पुराने टाइम की बात है। तो बिहार में एक जगह है सोनपुर, सोनपुर में बच्चों पशु का मेला लगता है, एनिमल्स का, घोड़े, हाथी, बकरी, खरगोश, भैंसें, कई प्रकार के वहाँ पे बंदर, सभी प्रकार के वहाँ पे लोग जानवर लेके आते हैं और वहाँ पे खरीद बिक्री होती है। और ये मेला लगभग 500 सालों से लगता आ रहा है, जिसे कि सबसे बड़ा पशु मेला भी बोलते हैं। तो एक बच्चा अपने दादाजी के साथ मेला देखने के लिए गया और मेला देख करके वापस आया। तो उसके चाचा ने बच्चे से पूछा कि बेटा मेला देख करके आ गया? बोला हाँ चाचा, मेला देख करके आ गया। तो क्या देखा? तो उसने बोला कि मैंने एक हाथी देखा, एलिफेंट। तो चाचा ने पूछा कि हाथी कैसा था? तो उसके घर में बेटा वो उसके घर में उसकी जो दादी थी वो बकरी पालती थी। तो उस बच्चे ने बोला चाचा जी हाथी बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा था। तो फिर चाचा ने पूछा कि बेटा हाथी कितना बड़ा था? उसने बोला वो बकरी देख रहे हैं चाचा, वो गॉट, वो बकरी इससे तो बहुत ज्यादा बड़ा था। तो फिर चाचा ने पूछा कितना बड़ा था, कुछ तो बताओ कितना बड़ा था? बोला कि ऐसा ऐसा बकरी पे बकरी लगा दो ना, 50 बकरी के बराबर वो एक हाथी होगा। तो ये स्टोरी सुनाने के पीछे जो मेरा रीजन है, वो थॉट्स प्रोसेस ये है कि एक 5 साल के बच्चे ने सवाल करने पर, मेजरमेंट के बारे में पूछने पर उसकी भी एक अंडरस्टैंडिंग हुई। उसने कंपैरेटिव वैल्यू लिया। क्या लिया? कंपैरेटिव वैल्यू। तो कंपैरेटिव वैल्यू में अब यहां पे एक तरफ थी एलिफेंट और एक तरफ थी गॉट, ठीक है। तो मैं ड्रॉ करने की कोशिश करता हूं। ये मैं देखो जो है ना एक प्यारा सा बढ़िया सा आपके लिए क्या बना रहा हूं, हाथी बना रहा हूं, हाथी बना रहा हूं, ठीक है। जैसा बने बताना। और ये यहां पे आप इसे ही देख लो। ये ना एक छोटा जानवर है, ये है बकरी। तो अब ये एक रिस्पेक्टिव बच्चे ने
और ये ऑब्जर्वर है। ऑब्जर्वर कौन है बेटा? ऑब्जर्वर है 5 ईयर का बच्चा है, 5 साल का एक छोटा बच्चा है। तो 5 साल के छोटे बच्चे ने ये छोटा सा नन्हा सा मुन्ना सा बच्चा है, देखो जूते वूते पहना दो। तो ये बच्चा हंसता हुआ ये ऑब्जर्व कर रहा है एलिफेंट और गॉट में। आपको ऐसा ना लगे कि मैं ये क्या बता रहा हूं, यहीं से बेटा कंसेप्ट फिजिक्स की स्टार्ट होती है। तो एक यहां पे कंपैरिजन लगाया इसने कि कितना बड़ा होगा साइज। तो साइज को अगर कंपेयर करें कि कितना होगा, तो बच्चे ने क्या बोला कि ऐसी ऐसी 50 बकरियां ले लो, मिला दो, तब जाकर के इतना बड़ा हाथी बनेगा। ठीक है, क्या आई 50, यानी कि एलिफेंट इक्वल टू 50 गॉट, एलिफेंट इक्वल टू 50 गॉट। तो 50 बकरियों को मिला करके तो साइज कैसे निकला, एलिफेंट अपॉन गॉट कर दिया 50, यानी कि 50 टाइम्स एलिफेंट इज बिगर देन गॉट। एलिफेंट इज बिगर देन एलिफेंट इज बिगर देन गॉट 50x। कितना है 50x, एलिफेंट इज बिगर देन गॉट 50x। अब ये तो आ गई बात इसकी साइज की। अब ये साइज में इसकी आकार को ये बच्चा बता रहा है या इसकी वेट के बारे में बता रहा है? उसके साइज के बारे में, आकार को वो बता रहा है बच्चा या उसकी वेट बता रहा है, ये यहां पे क्लियर पिक्चर नहीं है क्योंकि छोटा बच्चा है। सेम चीजें मैं आपको बताता हूं। एक स्टोरी और बताता हूं आपको थोड़ी कुछ समझ में आएगी। सबने घर में देखा है, घर बनने से पहले बेटा क्या करते हैं कि छोटा सा जमीन का टुकड़ा लेते हैं। ठीक है, यानी कि मैं बात करता हूं फार्म हाउस की। फार्म हाउस, खेती की जमीन, ये लैंड का टुकड़ा है। तो अब ये लैंड की मेजरमेंट जो विलेज में होती है, तो सबसे पहले जब मेजरमेंट का कोई स्टैंडर्ड यूनिट नहीं था तो मेजरमेंट कैसे होती थी कि कोई यहां पे जो किसान है, ये किसान ये क्या करता था कि इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में अपना फुट स्टेप कि यहां से लेकर के यहां तक कितने फुट स्टेप, तो 50 फुट स्टेप एफएस, और फिर वहां से लेके यहां तक में उसने कैलकुलेट किया कुछ 30 एफएस। तो ये इसकी लैंड की साइज हो गई। तो उसे पता होता था कि मेरा लैंड कितना बड़ा है, तो वो अपने फुट से, पैरों से चल करके, कदम से कदम मिला करके अपना कैलकुलेट कर लेता था। ठीक है बेटा। तो एंशिएंट टाइम में हजारों साल से किसी चीज को भी नापने की अपनी अपनी सबकी पद्धति हर एरिया में, चाहे वो इंडिया में केरला में चले जाएं, बॉम्बे में चले जाएं, या फिर इंडिया से बाहर चले जाएं, चाइना चले जाएं, जापान चले जाएं, सबका अपना अपना एक जो है सिस्टम था। लेकिन जब से इस सिस्टम के कारण बहुत सारी परेशानी होनी स्टार्ट हुई, तो धीरे धीरे जब हमारा साइंस डेवलप करना स्टार्ट किया, अर्ली 1600 फेज, जब गैलीलियो का टाइम था, 1666 नियर अबाउट, जब न्यूटन्स ने अपनी फर्स्ट थ्योरी प्रोड्यूस किया ट्रिनिटी यूनिवर्सिटी में, ट्रिनिटी कॉलेज में, तो वहां से जब उन्होंने फर्स्ट टाइम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन दिया, तो वहां से आगे चल करके तो सारे साइंटिस्ट ने मिलकर के कुछ ना कुछ अपना मेजरमेंट करने का तरीका बनाया, और 1960 में आकर के एक मेजरमेंट सिस्टम, एक स्टैंडर्ड पद्धति, एक सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया।
अब वहां जाने से पहले अब हम आते हैं अपने स्टैंडर्ड सिस्टम पे कि हाउ दे मेजरिंग थिंग्स। तो यहां भी मेजरिंग थिंग्स में बहुत सारी मैं यहां से ये ले लेता हूं बेटा। एक मैंने रूलर ले लिया, ठीक है। अब ये रूलर में देखो कि यहां से अब मैंने चलना स्टार्ट किया। ये देखो यहां पे आपको ये क्या बता रहा है, ये देखते जाओ स्क्रीन पे, ये आपको सेंटीमीटर्स में बता रहा है। तो ये आपको सेंटीमीटर में, तो ये एक डायरेक्शन में जो हमने रूलर पे यानी कि क्या किया, ये स्केलिंग, ये यहां पे बेटा क्या किया, स्केल, ये क्या लिया, स्केल। आप भी स्केल यूज करते हो ना, सबने स्केल यूज किया है, जिसमें कि सेंटीमीटर्स में ये स्केल होता है, और आपका जो मेजरिंग टेप होता है जिससे आप नापते हो वो भी सेंटीमीटर में होता है, ठीक है। तो हमें यहां क्या, हम इसे नोट डाउन कर लेते हैं, सेंटीमीटर। तो सबसे पहले जो सिस्टम आई वो मीटर में नापने का। तो ये क्या मेजर हो रही है, लेंथ। ये क्या मेजर हो रहा है, लेंथ। अब लेंथ की मेजरमेंट में जो बात करें तो लेंथ में आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर मैं ऊपर में लिंक दे दूंगा, आप वहां से चेक करना, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दूंगा, आप वहां से चेक करना। इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स, व्हाट इज फिजिक्स, 0 लेक्चर, ठीक है। तो वहां पे मैंने एंड्रोमेडा यूनिवर्स के बारे में बताया। तो जो हमारा जो नॉन यूनिवर्स है उसकी 10⁻26 मीटर ये करीब जो है लेंथ है फ्रॉम अर्थ, ठीक है। ये सबसे मेजरेबल बड़े हो गई। और उसके बाद अभी तो जो इंसानों ने देख पाया है वो 10⁻57 तक। उसके बाद फिर जो स्मॉलेस्ट जो आ गए, एटम, उससे पहले भी रेड ब्लड सेल, ये 10⁻⁻5 है बेटा, ठीक है। और फिर एटम के न्यूक्लियस का। तो ये स्केलिंग आई, एक हमारा मेजरमेंट आया मीटर्स में। उसके बाद फिर हमें वेट नापने की जरूरत पड़ी। तो वेट को हमने लिखा किसमें, मास में। और अगर इस चैनल पे ले लें कि एक ये आदमी है और इस पॉइंट से इसने चलना स्टार्ट किया, और यहां पे हम क्या बना लेते हैं बेटा, एक बना लेते हैं स्टॉप। ये क्या हो गई आपकी, स्टॉप वॉच, क्लॉक। तो एक क्लॉक लेकर के यहां से मेजर क्या करना शुरू करते हैं कि 0.00 सेकेंड्स, और ये यहां से चलता यहां पहुंच गया, और इस जगह पे ये आ गई 0.30 सेकेंड्स। तो इन बिटवीन इसने क्या यहां पे ट्रैवल किया, यानी कि ये इसने अपना पोजीशन चेंज किया, पोजीशन चेंज इस डायरेक्शन में कुछ L, इसी को हम क्या बोले, लेंथ, ठीक है। और ये लेंथ कितने सेकंड में तय किया, ठीक है। तो यहां से आवर भी हो सकता है, मिनट्स भी हो सकता है। तो जो स्मॉलेस्ट यूनिट वो आई सेकंड। और ये जो लेंथ की जो मेजरमेंट हो रही है ये हो रही है मीटर में, और सेंटीमीटर में।
और किस में नापते हो आप, फुट में, कितने फुट की है। ठीक है। अब यहीं पर अगर बात आती है कि इस पर्सन की वेट कितनी है, मास, मास तो हर जगह सेम ही रहेगा पूरे इस अर्थ सिस्टम पे। तो अब जो यहां पे आएगी ये मास, तो बेटा फिर मास और ये सेकंड क्या होगा, सेकंड जो है ये कांस्टेंट चलेगा सबके साथ। तो ये मास, तो मास को एक सिस्टम आई किलोग्राम, फिर क्या आया ग्राम, और फिर आई पाउंड। ठीक है। तो ये 3 टाइप का सिस्टम में पूरे वर्ल्ड में मेजरमेंट स्टार्ट हुआ। और ये 3 जो आई बेटा, ये है बेस क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी इसी को बोलते हैं। फिजिकल मींस जो फिजिकल मैटर एग्जिस्ट कर रहा है, जो भी फिजिकल मैटर, फिजिकल इसलिए क्योंकि जो फिजिकल मैटर है, क्योंकि जो प्रेजेंट है इस नेचर में ऑल आर मैटर्स, जो प्रेजेंट नहीं है दे आर द बियॉन्ड द मैटर्स। तो जो प्रेजेंट है मैटर्स, उसमें उसकी कुछ ना कुछ साइज होगी, उसका कुछ आकार होगा, उसमें एक मास होगा, और अगर वो अपना पोजीशन चेंज कर रहा है तो वो टाइम के साथ चेंज होगी। तो टाइम यहां पे पैरामेट्रिक वैल्यूज होगी। तो फर्स्ट 3 ये क्वांटिटी फंडामेंटल निकल करके सामने आई और समझ में आई, लेंथ, मास, सेकंड, लेंथ, सेकंड, मास, 3 फंडामेंटल बिल्कुल ही। मैं इसे अब डिलीट कर लेता हूं, तो थोड़ी सी चीजें और भी अपन बेटा यहां पे देखेंगे। थोड़ा टाइम लग रहा है। अब अगर बच्चे को पता होता कि लेंथ, मास, मीटर, सेंटीमीटर किस प्रकार से है, तो वो कुछ उसकी वजन भी बताता, गेस करता कि हाथी 1000 किलो भारी है, बकरी 50 किलो का है, या बकरी 30 किलो का हो सकता है, बकरी का बच्चा हो 10 केजी का हो, हाथी का बच्चा हो 200 किलो का हो वजन का। ठीक है। फिर हाथी स्लो चल रहा है, बकरी ज्यादा तेज से दौड़ पा रही है, तो वो कैलकुलेशन एक टाइम में, तो वो सारा ऑब्जर्वेशन हो गया। अब इस ऑब्जर्वेशन को हम देखते हैं क्या कि ह्यूमन डिस्कवर्ड थिंग टू बी मेजर इन सर्टेन फंडामेंटल क्वांटिटीज। यहां पे क्या है बेटा, ये तो अभी देखा हमने जो लिया कि ह्यूमन डिस्कवर थिंग्स टू बी मेजर। यहां पे जो हमने गॉट और एलिफेंट का एग्जांपल लिया, इन सर्टेन फंडामेंटल क्वांटिटीज, और ये सर्टेन फंडामेंटल क्वांटिटीज जो है ये बेटा कहलाता ही है हमारा, निकल के क्या आया, बेस क्वांटिटीज। बेस क्वांटिटीज, और ये बेस क्या आई हमारी, लेंथ, मास एंड टाइम। ठीक है बेटा, ये फंडामेंटल क्वांटिटीज, लेंथ, मास, टाइम, और इसी 3 क्वांटिटी से लेकर के आगे हर चीज को ड्राइव किया गया है। तो हमने आपको मेजर करके बताया। अब जैसे कि मैं हूं, आप हो, अगर हमें आपकी हाइट हमें बताना हो, तो बच्चों बताओ किस प्रकार से बताएंगे। मैं एक जो है इंसान ड्रॉ करता हूं, एक सुंदर सी, क्या ड्रॉ करा जाए, ये देखो कितने इसके नए नक्श कितने अच्छे हैं। चलो तुम्हारी भावनाओं को भी देखता हूं, और ये और ये बेटा हो गया क्या,
चलो हाथ थोड़ा टेढ़ा बन गया, ठीक है। तो अब ये है, इसका नाम है जूली। अब देखो जूली, तो जूली की अगर हमें हाइट नापनी हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक उसके ऊपर में लगानी पड़ेगी, यहां गैप कर दो, खड़ी है किसी चीज पे, ठीक है। तो अब सबको पता है, लेकिन इसमें बताने की मैं कोशिश क्या कर रहा हूं कि जूली को एक बार खड़े करके नापो, ठीक है, स्टैंडिंग पोजीशन। तो जूली को स्टैंडिंग पोजीशन में नापा, तो कुछ एज्यूम कर लेता हूं, क्या कितना आएगा, चलो मैं सेंटीमीटर में कैलकुलेट कर लूं। तो एज्यूम कर लो कि जूली को कितना आया। मैं एक एज्यूम कर लेता हूं वैसे कि ये नियर अबाउट जूली की जो हाइट है 140 सेंटीमीटर, ठीक है। और फिर जूली को लेट जाने के लिए बोला, तो इसकी हाइट अगर लेट करके आ गई, यानी कि सो करके, ठीक है, जब वो यहां इस डायरेक्शन में नीचे लेट जाए, अभी क्या है स्टैंडिंग पोजीशन में, स्लीपिंग मोड में आ जाए नीचे, तो ये यहां पे कुछ आई 40.3 सेंटीमीटर्स प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। तो आप जब ये स्टैंडिंग में थी तो आप इसकी हाइट बोल लो, जब ये स्लीपिंग पोजीशन में थी तो इसकी लेंथ बोल लो। लेकिन मेजरमेंट में स्टैंडर्ड जो लिया वो क्या लिया, लेंथ को, लेंथ का ही ड्राइव्ड फॉर्म है हाइट और विड्थ दोनों ही, तो लेंथ को लिया। अब जूली का हमें फिर चेक क्या करना है कि इसकी वजन कितनी है, मास। तो जूली कुछ बहुत ही फिट में रहती है, 40 केजी की है, 40 केजी की है, किलोग्राम की है, तो ये ग्राम में कितनी हो जाएगा बेटा, 4000 ग्राम की है, हाँ। और फिर इसकी कुछ जो है पाउंड में भी हो जाएगी, पाउंड सिस्टम में भी इसके कैलकुलेट करके देखेंगे, तो ये हो गया। अब इसका लेंथ मास कैलकुलेट कर लिया, तो ये एक जो है कैलकुलेशन की पॉइंट ऑफ व्यू आई कि लेंथ, मास और टाइम, क्योंकि अगर जूली अपने घर से स्कूल जाएगी तो घर से स्कूल जाने में इसे कुछ टाइम लगेगा। जूली अगर घर से स्कूल जाती है तो अगर पैदल जा रही है, चल करके जा रही है, तो उसे कुछ टाइम लगेगा, 10 मिनट्स, 15 मिनट्स, नियर बाई है, या 5 मिनट्स, तो वो टाइम मेजरमेंट हो गया। तो फिजिकल क्वांटिटी को बेटा 3 बेस क्वांटिटीज में मेजर की जाती है, लेंथ, मास एंड टाइम। तो इसे आपको रटने की जरूरत नहीं है, इसे आपको समझने की जरूरत है, और इन्हीं 3 बेस क्वांटिटी से आगे ड्राइव्ड है। अब इसकी मैं थोड़ी साइंटिफिक हिस्ट्री बताता हूं। अब देखो मेजरमेंट में, साइंटिफिक में देखो क्या मैंने पहले बताया कि ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स 10 टू द पावर, ये क्या है, ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स, ये कितनी दूर है, 10⁻26, किसमें, मीटर में, ठीक है बेटा। ये है सन, सन का डिस्टेंस कितना है, ये है 10⁻11 मीटर, और ये है हमारी है पृथ्वी, हरा भरा इकलौता जिस पे प्राणी रहता है, ये है 10⁻7 मीटर, और ये है हम इंसान, ह्यूमन। तो इसकी जो हाइट है अगर मीटर में करें तो 1 मीटर से लेकर के तो इसकी डायमेंशनल ह्यूमन की मीटर में कैलकुलेटेड है। डायमीटर ऑफ रेड ब्लड सेल, ये आपका खून जो रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल्स, 10⁻⁻5 मीटर।
रेडियस ऑफ एन एटम 10⁻⁻10 मीटर, और उसके बाद एटॉमिक न्यूक्लियस, ये बेटा क्या है एटॉमिक न्यूक्लियस, और ये क्या है 10⁻⁻14 मीटर। तो ये एक साइंटिफिक कैलकुलेशन है जिसे कि ऑब्जर्व किया गया, क्योंकि फिजिक्स इज अबाउट अ स्टडी नेचर, ऑब्जर्वेशन, बिहेवियर ऑफ मैटर, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड एनर्जी। यानी फिजिक्स को हम लोग समझते हैं क्या कि प्रकृति को ऑब्जर्व करना और प्राकृतिक घटनाओं का ऑब्जर्व करना, फेनोमेना, फिर ये भौतिक जगत, ये फिजिकल वर्ल्ड जो बना हुआ है वो बना हुआ है मैटर से। पार्टिकल भी किससे बना है मैटर से, अब मैटर किससे बना है एटम से, ठीक है। तो उस मैटर्स के साथ मैटर के प्रॉपर्टीज, बिहेवियर और उसकी एनर्जी का कैलकुलेशन करना, ठीक है बेटा। एनर्जी क्यों, अपने हाथ को हाथ से रब करो, ये गर्म हो जाएगी, तो कुछ एनर्जी इससे प्रोड्यूस होती है। जब आप चलते हो तब भी आप एनर्जी लूज करते हो, ठीक है बेटा। तो वो आगे हम लोग देखेंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जीज में। अब इसके साथ में कुछ और भी क्वांटिटीज है जो फंडामेंटल क्वांटिटीज में बाद में लाया गया, जो छूट गया। जैसे कि आप टेम्परेचर को कैसे मेजर करोगे, ठीक है। अभी इलेक्ट्रिसिटी भी हो गई है, तो उसकी मेजरमेंट कैसे होगी। अब ये लाइट जल रहा है, ठीक है बेटा, ये लाइट्स आ रही है, तो लाइट में कुछ इसकी इंटेंसिटी होगी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, तो उसकी मेजरमेंट किस प्रकार से होगी, कितनी इंटेंसिटी की लाइट है। जैसे कि सूरज को आप देखते हो सुबह में लाल येलोइश कलर का होता है, वार्म लाइट। अभी लाइट में भी आपके आए ना कई प्रकार, वार्म लाइट, नेचुरल लाइट, तो उस लाइट की केल्विन होती है, ठीक है। लाइट की क्या होती है बेटा, ये वेरी करता है 2700 केल्विन टू 12,000 केल्विन, और वार्म जो आती है वो 2700 केल्विन से 3500 केल्विन वार्म लाइट, और नेचुरल लाइट ये आपकी 5500 केल्विन पे नेचुरल लाइट हो जाती है, पूरी दुधिया रोशनी, तो केल्विन में हो गई। उसके बाद जो सॉल्युबल सब्सटेंस है, केमिस्ट्री में पढ़ते हो, तो जो सॉल्युबल सब्सटेंस है, जो किसी चीज में घुल जाती है, विलय हो जाती है, घुलनशील पदार्थ जो है, तो उसको किस प्रकार से करेंगे, तो उसकी जो क्वांटिटी बनाएगी मोल। तो टोटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज बनाई गई। तो उसी की बात हो रही है कि वी डिस्कवर फिजिक्स बाय लर्निंग हाउ टू मेजर द क्वांटिटीज इन्वॉल्व इन फिजिक्स। एमंग दीज क्वांटिटीज आर लेंथ, टाइम, मास, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ये टोटल बेटा हो गए टोटल 7। तो दीज ऑल आर द 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। एक एक की हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे कि लेंथ को हमने मीटर किस प्रकार से लिया, ठीक है बेटा। 1 सेकेंड में लाइट कितना ट्रैवल करती है, अप्रॉक्सीमेशन उसको किस प्रकार से निकाला, मास का स्टैंडर्ड हमने किस प्रकार से निकाला, टाइम को किस प्रकार से मेजर करते हैं सिस्मिक लेवल पे, एटॉमिक क्लॉक बना करके, ठीक है। उसके बाद फिर हमने इलेक्ट्रिकल करंट का किस प्रकार से मेजरमेंट किया। अब बाद बाकी जितनी भी चीजें हैं वो सारी ड्राइव्ड है। So use number to describe the result of measurement। अब कुछ भी एक नंबर आया, जब आप लेंथ कर रहे हो या टाइम कैलकुलेट कर रहे हो तो क्या आ रही है नंबर्स, और वो नंबर्स जो है डिस्क्राइब करते हैं उस मेजरमेंट को, ठीक है बेटा। अब यहां पे लाइट की बात हो रही थी, तो आपको मैं एक बनाता हूं, क्या बनाऊं, ये रहा
और इसमें लगा दी हमने टॉर्च, और ये आपकी क्या है, एलईडी वाली टॉर्च, आपकी सेल वाली। ये इसमें सेल लगा हुआ है, देखो ये यहां से कनेक्टेड है। ये आपकी हो गई सेल, ड्यूरा सेल बोल लो। और यहां से लाइट निकल रही है। अब देखो ये हमने क्या बनाया, टॉर्च, यहां से लाइट निकल रही है। तो ये लाइट कितना ट्रैवल करती है, ये आपका सूरज भगवान है, तो यहां से जो लाइट आ रही है, ऑब्जेक्ट पे लाइट जो आती है, तो ये 1 सेकेंड में कितना ट्रैवल करती है, ये क्वांटिटी आई है 299,792,458 मीटर इन 1 सेकेंड। ठीक है बेटा, इतनी लाइट की ट्रैवल है। ये किस प्रकार से निकला, ये सब हम आगे डिटेल में बताऊंगा। अब बेस क्वांटिटी की बात करते हैं। मैंने आपको बेस क्वांटिटी बता दिया, फंडामेंटल क्वांटिटीज। सो एनी नंबर that is used to describe physical phenomena quantitatively called base and physical quantities। अभी जितने हमने ऑब्जर्वेशन किया, गॉट, एलिफेंट, उसके बाद जो है जूली का हमने पिक्चर बनाया, उसकी हाइट निकाली, मास निकाला, ठीक है, तो वो उसके बाद कोई मूवमेंट पार्टिकल हो रही है, सॉरी कोई बॉडी मूव कर रहा है, पोजीशन चेंज कर रहा है, स्लिप हो जाती है बात, तो वो मूव जो कर रही है तो उसको सेकंड में, टाइम में हमने कैलकुलेट किया। तो ये हो गई आपकी लेंथ, मास एंड टाइम। जल्दी जल्दी रिवाइज करते हैं। अब आ गई क्या, मेजरमेंट सिस्टम स्टैंडर्ड। तो मैंने आपको बता दिया है, तो ये स्टैंडर्ड जो मैंने आपको वहां पे लिया था, मीटर, किलोग्राम और सेकेंड, MKS, मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम, MKS, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम, CGS, ये MKS, CGS, फुट पाउंड सेकेंड। मैं आपके लिए मीटर, किलो, ग्राम और सेकेंड, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड, फुट यानी फीट में जो आप कैलकुलेट करते हो, पाउंड, सेकेंड। तो ये आ गया MKS सिस्टम, CGS सिस्टम, FPS सिस्टम। तो इसको कैसे बनाया, to make accurate reliable measurement we need unit fundamental that do not change and that can be duplicated by observer in various location। various location की बात हो रही है, US में भी सेम रहे, ब्रिटेन में भी सेम रहे, UK में भी, इंडिया में भी सेम रहे, ठीक है बेटा, चाइना चले जाओ तो वहां भी सेम ही रहे। तो ऑल ओवर द वर्ल्ड साइंस कम्युनिटी ने एक्सेप्ट किया। तो द सिस्टम ऑफ यूनिट यूज्ड बाय साइंटिस्ट and engineers around the world is commonly called the metric system। ये इसकी बात हो रही है MKS। ये क्या बना बेटा, मैट्रिक सिस्टम। मैट्रिक सिस्टम, MKS, metric system। In 1960, an international committee agreed on a standard system of unit fundamental quantities of science is called SI,
सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, ये क्या बनाया, SI, इसी को हम क्या नाम से जानते हैं बेटा, SI यूनिट। और ये SI यूनिट का आपको फिजिक्स में ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है। इसी यूनिट पे निकलेगी आपकी आगे चल के डायमेंशन, डायमेंशन एनालिसिस जो होगी। ठीक है बेटा, अब मैंने उसी को टेबल में लिया है, लेंथ, मास एंड टाइम, दीज आर द थ्री बेसिक क्वांटिटी। सिंबल इज डिनोटेड बाय लेंथ, मास एंड टाइम, मीटर, सेंटीमीटर, फुट, किलोग्राम, ग्राम, पाउंड। ठीक है, तो ये सिस्टम में सेम को नापने के लिए। अब ये तुम अपने कैलकुलस का फंक्शन बना लो, ये एक ही जाति में, तो ये सिस्टम आ गई MKS। इस प्रजाति को एक में रख लिया, सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकेंड, तो ये आ गई CGS सिस्टम, CGS। और ये प्रजाति जो आ गई फुट, पाउंड, सेकेंड, तो ये आ गई FPS सिस्टम। ठीक है बेटा, ये MKS मैट्रिक सिस्टम और ये CGS। तो जो वाइडली एक्सेप्टेड है वो MKS है। अभी भी जैसे कि अगर आप अपनी पूछोगे कि आपकी हाइट कितनी है, 5 फुट 10 इंच, 5 फुट 6 इंच, तो ये क्या है, FPS सिस्टम है, फुट पाउंड सिस्टम है। लेकिन आप अपनी वेट किस में बताते हो, किलोग्राम में, तो वो क्या हो गया आपका FKS। लेकिन ये क्या है, मीटर, किलोग्राम एंड सेकेंड। इसलिए कहीं भी जब आप जैसे देखो कि आप जब आर्मी में जाओगे या आप फोर्स कोई भी ज्वाइन करोगे, तो वहां की एलिजिबिलिटी होती है कि आपकी एक सर्टेन हाइट होना चाहिए, 172 सेंटीमीटर्स, 172 सेंटीमीटर्स। तो वहां पे वो गए सेंटीमीटर्स में। तो हर एक पैरामीटर है SI यूनिट्स में। अब इसके आगे में और भी फंडामेंटल यूनिट्स को ऐड किया, लेकिन ये 3 बेस है, बेस के आगे ही सबको निकाला गया है। So in 1971, General Conference on Weight sent measures in 1971 for international uses in scientific, technical, industrial, commercial work develop SI unit and systems. फिर से आप रीड कर लो। In 1971, General Conference on Weight and Measure in 1971 for international uses in scientific, technical, industrial and commercial work develop SI unit and systems. And SI unit use decimal system. SI में क्या हुआ बेटा, डेसिमल। तभी आप बोल पाते हो कि कितनी हाइट है, 72.5 सेंटीमीटर प्लस माइनस 1 सेंटीमीटर। Conversion with the system are quite simple and convenient. Science community introduced 7 base quantity unit. Science community introduced 7 base unit. अभी 3 और बाद बाकी 4 और इसमें रह गया, जिसमें कि टेम्परेचर का केल्विन, सबस्टांस, अमाउंट ऑफ सबस्टांस के लिए मोल, ल्यूमेन इंटेंसिटी के लिए कैडिला, CD, अब ये आ गई हमारी फिजिकल क्वांटिटीज। तो फिजिकल क्वांटिटीज देखते हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज में कौन कौन सा है, फंडामेंटल क्वांटिटीज, सप्लीमेंटल क्वांटिटीज एंड ड्राइव्ड क्वांटिटीज। तो पहले फंडामेंटल के अंदर में आया वेट, बेस क्वांटिटीज। तो ये थी हमारा बेटा लेंथ, मास एंड टाइम। तो इसमें ही आया क्या, ये मीटर, मास के लिए केजी, टाइम के लिए सेकेंड, टेम्परेचर के लिए केल्विन, अमाउंट ऑफ सबस्टांस के लिए मोल और ल्यूमेन इंटेंसिटी के लिए CD, कैडिला।
सप्लीमेंटल क्वांटिटी में बेटा ये आपका प्लेन एंगल, रेडियन सिंबल इसका, और उसके बाद लिखने का रेड, और सॉलिड एंगल स्ट्रेडियन एसआर। ड्राइव क्वांटिटी में आपकी वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, प्रेशर, एंगुलर मोमेंटम, ये सारी क्या है आपकी ड्राइव्ड। अब बेस क्वांटिटी में हम लोग मेजर क्या करते हैं कि डिटेल्ड में 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. First length, second mass, time, electric current, temperature, amount of substance and luminous intensity. So length लिखने का तरीका क्या बेटा, मीटर, यूनिट, ये क्या हुई सिंबल, और ये क्या हुई यूनिट। तो इसका यहां पे सिंबल, मास को किस प्रकार लिखेंगे किलोग्राम में, और इसका ये एसआई यूनिट क्या हो गया बेटा ये केजी। इसका यूनिट क्या हो गया टाइम का सेकंड, डिनोटेड बाय एस। इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग किसमें लिखेंगे, ये ई में ना लिख करके साइंटिस्ट ने, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए यूज होता है, तो इसलिए इसको दिया जो है एम्पियर। आपके घर में जो स्विचेज है, स्विचेज में देखोगे बेटा, उस स्विच को देखोगे तो उसमें लिखा रहेगा 15 एम्पियर। पावर स्विच में जो 1500 वाट के आपके इक्विपमेंट्स हैं तो 15 एम्पियर का स्विचेज। मेन स्विच में देखोगे बेटा कितना होगा 32 एम्पियर। और बड़े स्विचेज और बड़े मेन पैनल पे जाओगे 63 एम्पियर। छोटे स्विच में जो आपके जो है टीवी वाले स्विच वो होगा 8 एम्पियर। तो कितना इलेक्ट्रिक करंट उसमें पास होगा, कितना वो झेल पाएगा, उस क्वांटिटी को मेजर करने के लिए उसमें क्या रहता है एम्पियर लिखा हुआ। और एम्पियर को किस में डिनोट करते हैं ए में। ठीक है बेटा, ये आ गई आपकी करंट का एसआई यूनिट। उसके बाद आ गई टेम्परेचर केल्विन। टेम्परेचर केल्विन में आप अगर कोई बड़ा बल्ब आपने देखा होगा एलईडी लाइट से पहले, फिलामेंट वाली, टंगस्टन वाली, तो टंगस्टन वाली जब बल्ब जलती थी तो उसमें से हीट निकलता था। या अगर गर्मी में आप बड़े बल्ब जला दो ना बेटा 200 वाट का, 250 वाट का, तो और ज्यादा गर्मी करेगा और पूरा वो शीशा उसका गर्म होता था। तो जब भी कहीं पर भी लाइट प्रोड्यूस होता है ज्यादा, तो वहां पे कुछ ना कुछ टेम्परेचर निकलती है। और किसी भी चीज को अगर हम जो है ना टेम्परेचर देते हैं, तो अब जैसे टेम्परेचर का यहां पे केल्विन है, फिर उसे ड्राइव करेंगे हम लोग डिग्री सेल्सियस में, डिग्री फ़ारेनहाइट में भी आगे चल करके। तो अभी मैं सुटेबल एग्जांपल आपको दे रहा हूं कि आप कोई भी बल्ब ले लो एलईडी का, बढ़िया बल्ब जो बड़े सरफेस लाइट लगा हुआ रहता है, ट्रायंगुलर आकार में जो लगा हुआ रहता है, तो उसका जब आप पीछे निकाल करके देखोगे तो उस पर लिखा रहेगा कि उसका टेम्परेचर केल्विन। तो केल्विन जो होगी वो लिखा हुआ रहता है इसे बल्ब पे, जो नेचुरल वार्म लाइट होती है, वार्म 2700 केल्विन टू 5500 केल्विन, ये रेंज, और ये अप टू 12,000 केल्विन तक की भी आती है। बिल्कुल एकदम जैसे कि आप शादी में जो वीडियोग्राफी होती है तो उसमें से पहले पुराने टाइम में एक ऊपर से फ्लश लगा हुआ रहता होगा, बच्चों आपने देखा होगा, तो उसमें एक फिलामेंट वाली जलती है, या जो फ्लड लाइट होता है तो उन सब की, तो वो बिल्कुल ही एकदम सफेद लाइट देगा। तो ये वहां पे भी टेम्परेचर केल्विन में होता है। तो लाइट की इसके आगे मैं डिटेल में चर्चा करूंगा, एक एक पे, 7 पे, सब पे, किस प्रकार से ये यूनिट ड्राइव किया गया, कब किया गया, किस साइंटिस्ट ने किया, और इसको मेजरमेंट का एक्सपेरिमेंटल जो है मेथड क्या था, किस एक्सपेरिमेंटल मेथड से लेंथ निकला, मास निकला, टाइम को कैलकुलेट किया, टेम्परेचर को कैलकुलेट किया, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस मोल, MOL मोल यूनिट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैडिला CD। तो ये 7 दीज आर द फंडामेंटल क्वांटिटीज, सिंबल एंड SI यूनिट। अब इसी को मैंने ये लिया है
द सिस्टम ऑफ यूनिट मोस्ट कॉमनली यूज्ड थ्रू आउट साइंस एंड टेक्नोलॉजी टुडे इज द सिस्टम इंटरनेशनल, SI. इट कंसिस्ट ऑफ 7 बेस क्वांटिटी एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग बेस यूनिट. और ये आपका बेस यूनिट आ गई फिर से 1 2 1 2 3 4 5 6 7. तो ये आपका लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस, ल्यूमिनेस इंटेंसिटी, लेंथ मीटर, मास किलोग्राम, टाइम सेकेंड, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, ए, टेम्परेचर केल्विन, के, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस मोल, MOL, ल्यूमिनेस इंटेंसिटी कैडिला, सेम चीज. तो वी शैल रेफर द डायमेंशन ऑफ बेस क्वांटिटी बाय द क्वांटिटी इटसेल्फ. फॉर एग्जांपल, डायमेंशन ऑफ लेंथ L, डायमेंशन ऑफ मास M, डायमेंशन ऑफ टाइम एंड मैकेनिक्स इज बेस्ड ऑन जस्ट द फर्स्ट 3 दीज क्वांटिटीज. ये MKS सिस्टम. और मीटर, किलोग्राम सेकेंड सिस्टम, एंड अल्टरनेटिव मेट्रिक सिस्टम स्टिल वाइडली यूज द CGS, क्योंकि सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड भी यूज होता है, सेंटीमीटर एंड ग्राम सिस्टम. ड्राइव डायमेंशनल यूनिट. अब जो ड्राइव क्वांटिटी की गई, जैसे कि वेलोसिटी, ठीक है बेटा, एक्सेलरेशन, क्योंकि आपने क्या देखा हर जगह, फोर्स इक्वल टू MA. और ये M क्या है बेटा, मास, और ये क्या है, एक्सेलरेशन. और एक्सेलरेशन ड्राइव किससे होती है, वेलोसिटी से. यानी कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो उसमें एक्सेलरेशन है, फ्री फॉल ऑब्जेक्ट. तो ये ड्राइव की गई. तो इसका क्या है कि ड्राइव डायमेंशन SIR फॉर्म बाई मे बी रिपीटेड मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, बट नॉट एडिशन और सब्सट्रैक्शन. यानी कि जब यूनिट को ड्राइव करते हैं बेस क्वांटिटी से, तो एक जो ध्यान रखने वाली बात है, वहां पे सिर्फ मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन ही होता है. मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन ही होता है, एडिशन और सब्सट्रैक्शन नहीं होता है. जैसे कि अब फोर्स को आप ये भी लिख सकते हो, मास इंटू एक्सेलरेशन. तो ये गुना करोगे. अब इसको मास माइनस कहीं पे कोई डायमेंशनल एनालिसिस नहीं होगी, तो एडिशन सब्सट्रैक्शन नहीं, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ही कर सकते हैं. आगे मैं वो और भी बताता हूं. तो डायमेंशनल लेस ड्राइव्ड क्वांटिटी SIR आल्सो कॉल्ड द सप्लीमेंट्री यूनिट. अब डायमेंशनल लेस क्वांटिटी की बात हो रही है, तो डायमेंशन लेस क्वांटिटी भी है जो ड्राइव की गई है, और वो सिर्फ 2 ही है, 2 डायमेंशन लेस क्वांटिटी है सप्लीमेंट्री. एंड सप्लीमेंट्री क्वांटिटी में बेटा जो 2 है वो आपका है प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल. ये आपका प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल. प्लेन एंगल का जो सिंबल है वो है रेडियन, और SI यूनिट जो इसका है रेड, और सॉलिड एंगल का स्ट्रेडियन और इसका SR. अब देखते हैं आगे सप्लीमेंट्री. प्लेन एंगल किसे बोलते हैं? तो प्लेन एंगल को आप एक बेटा ये लो, यहां से एक हमने बनाया एंगल d थीटा, और यहां से इसे एक इसने यहां पे आई डिस्प्लेसमेंट ds, और इसी ये जो यहां से यहां जो डिस्प्लेसमेंट जिसको, तो यहां साइंटिफिक क्या बोलेंगे इसे, आर्क, कर्व, कर्वेचर. इसको क्या बोलेंगे बेटा, कर्व, कर्वेचर.
तो ये हो गए ds और ये हो गया रेडियन आपका r, अगर इसको हम सर्कल का हिस्सा माने तो, ठीक है बेटा। तो ये हो गई रेडियस r, उसी पे ये खींची हुई है। तो जो प्लेन एंगल हो गया, तो प्लेन एंगल डी थीटा आप कैसे निकालते हो, ds अपॉन r, और इसे क्या लिखते हैं, रेडियन। तो ये जो प्लेन एंगल हुआ डी थीटा, तो ये क्या हुआ बेटा, लेंथ ऑफ द आर्क, लेंथ ऑफ द आर्क, सो रेशियो द लेंथ ऑफ द आर्क टू द रेडियस, और ये आपका क्या आर हुआ, रेडियस। ये हो गई आपके प्लेन एंगल। अब मैं आपको आगे बताता हूं सॉलिड एंगल पे। अब कुछ और देखते हैं कि प्लेन एंगल थीटा, प्लेन एंगल थीटा मेड अप द लाइन फ्रॉम 2 पॉइंट मीटिंग एट द वर्टेक्स। वर्टेक्स कैसे बनाते हैं, ये बन गई आपका वर्टेक्स। तो दो लाइन एंगल पे, और ये आपका क्या एक एंगल बना रहा है थीटा, ठीक है बेटा, और ये आपका क्या हो गया, वर्टेक्स। एंगुलर मोमेंटम में भी ये आपको काम आएगा। इज डिफाइंड बाय द आर्क ऑफ लेंथ। ये यहां पे जो ds लेंगे तो इसी को बोलेंगे आर्क लेंथ, आर्क लेंथ ऑफ सर्कल सबटेंडेड बाय लाइन एंड बाय द रेडियस। तो ये बेटा क्या हो जाएगा, रेडियस, क्योंकि ये जो है ना, इसको अगर इस तरीके से ऐसे ऐसे करके अगर जो है ना, क्या हो गया, ये पूरे सर्कल का पार्ट हो गया। तो प्लेन एंगल में जो है क्या होता है, 2 पाई r, 2 पाई r कंप्लीट जो ये एंगल जो होता है, इसीलिए 2 पाई होती है, ठीक है। तो यहां पे ये बनी, सो द डायमेंशनलेस यूनिट ऑफ द प्लेन एंगल इज द रेडियन विद द 2 पाई रेडियन इन अ फुल सर्कल। और ये डायमेंशनलेस जो यूनिट होगी फुल सर्कल का क्या, 2 पाई, 2 पाई सब जानते हो बचपन से, 2 पाई होल सर्कल कंप्लीट स्फीयर, ठीक है बेटा। और ये यहां पे हमारा प्लेन एंगल निकल जाता है डी थीटा इक्वल टू ds अपॉन r रेडियन, और ds इज द आर्क ऑफ लेंथ। ये हो गई आपका बेटा प्लेन एंगल, प्लेन एंगल, लेंथ ऑफ आर्क, और ये आ गया आपका रेडियन, ठीक है बेटा। तो ये हो गया हमारा पूरा का पूरा प्लेन एंगल। और प्लेन एंगल में डायमेंशन नहीं होता है, ये एक सप्लीमेंट्री ड्राइव्ड यूनिट है जो कि बेस फंडामेंटल क्वांटिटी से ड्राइव्ड किया गया है, डायमेंशनलेस। ओनली 2 क्वांटिटीज आर डायमेंशनलेस, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। तो अब बात करते हैं हम लोग सॉलिड एंगल की। इस पिक्चर में बेटा वही दिखाया गया है, एक पॉइंट ओ से 2 लाइन मिल रही है, ये लेंथ ऑफ आर्क बन रहा है और ये एंगल बन रही है, ठीक है। तो ये ds बनेगा, ये जो है रेडियन r बनेगी, तो ये थीटा का वही बराबर हो जाएगा। सेम यहाँ भी वही, एक ये लेंथ सर्कल या पैराबोला कुछ भी हो, कोई भी जो है कार्वेचर हो, इसको क्या बोलते हैं, कार्वेचर। कोई भी जो है कर्व प्लेन हो, तो जो कर्व प्लेन की है वहां से आप उसका आर्क इसी तरीके से निकालोगे, 2 पॉइंट से लेकर के आप क्या निकालोगे, आर्क, फिर उसका निकालोगे एंगल, तो ये आ गई रेडियन में, ठीक है बेटा। और कुछ नहीं है जो मैंने पहले आपको बताया। अब अगर किसी स्फीयर से एक जो है प्लेट को हटा दिया जाए,
एक स्फीयर से 1 यूनिट को अगर काट के निकाल लिया जाए, सॉलिड को, जैसे कि एक फुटबॉल का बॉल है या कोई एक डिस्क है, उस डिस्क से बीच में ये गोलाई इस प्रकार से आप काट लो, तो ये जो पार्ट होगा ये आएगा सॉलिड एंगल का, क्योंकि ये यहां पे कटा, ठीक है बेटा, रेडियस से कहीं भी। अब इसकी हम बात करेंगे, और इसका जो यूनिट है एरिया का, तो जो भी ये जो आप जो कट करोगे एक कार्वेचर, सॉलिड कार्वेचर, ये क्या होगी? सॉलिड कार्वेचर किसी भी साइज का, तो उसको हम लोग करेंगे स्ट्रेडियन में, जो सॉलिड एंगल का पार्ट होगा। सो द सॉलिड एंगल, it is equal to the ratio of the intercepted area of the spherical. यहां से ये काट लिया बेटा, तो ये जो पूरा एरिया हुआ, ये निकला एक इंटरसेप्टेड एरिया। अब इसी को हमें निकालना है कि किस प्रकार से निकलेगा, और ये इंटरसेप्टेड एरिया जो डिस्क्राइब होगी स्क्वायर ऑफ इट्स रेडियस होगा। इसको जो डिस्क्राइब करेंगे सॉलिड एंगल, तो सॉलिड एंगल को हम लोग जो है लिखते हैं, ये हो गया आपका सॉलिड एंगल, ठीक है बेटा। अब सॉलिड एंगल को अगर मैं बनाने की बात करूं, तो आप ये लेते हैं O पॉइंट ओरिजिन, ठीक है, यहां से ये सेंटर ऑफ द स्फीयर है, सेंटर ऑफ द स्फीयर से एक पहले बनाते हैं आर्क, ठीक है बेटा। अब इस आर्क का आप ड्राइव करते हैं कार्वेचर, और यहीं से फिर एक नीचे की तरफ लेते हैं, इस जगह से एक ये गया, ये आया, ये यहां से मिला, और ये एक ये एक एरिया, एक ये जो एंगल जो बन रही है सॉलिड एंगल, तो इसको क्या बोलेंगे बेटा? सॉलिड एंगल। इसको डू नॉट किसे करते हैं? ओमेगा से, और ऐसे वाले W से, क्योंकि जब रोटेशन होती है सर्कुलर में, जब रोटेशन होगी तो यहां पे हम ये ओमेगा निकालते हैं। ये बहुत ही काम आएगा आपको रोटेशन के चैप्टर में, तो ये यूनिट को आप ध्यान रखना। ये क्या आ गया बेटा? आपका सॉलिड एंगल। और ये आपका इंटरसेप्टेड एरिया हुआ। ये क्या हुआ बेटा? आपका इंटरसेप्टेड एरिया। इसको मैं दूसरा कलर ले लेता हूं, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इंटरसेप्टेड एरिया। तो यही क्या हो गई बेटा? आपका इंटरसेप्टेड एरिया। इंटरसेप्टेड एरिया। तो अगर हमें जो है डी ओमेगा निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा कि ये अपना होगा डी ए अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है बेटा, ये सॉलिड एंगल का फॉर्मूला हो गया। और ये आर जो होगा स्ट्रेडियन में, एस आर इसका एसआई यूनिट होगा। अब यही बात आगे भी। सो सॉलिड एंगल ओमेगा made up of all the line from closed curve, all the line from the closed curve, ये closed curve क्या? Meeting a vortex is defined by surface area of a sphere। तो ये बेटा जो ये एरिया निकाला, ये क्या निकला? सरफेस एरिया। इसकी बात कर रहे हैं, ये जो निकाल रहे हैं इसके ऊपर की, ये सरफेस एरिया। So of a sphere subtended by lines and by the radius of that sphere,
shown below the dimensionless unit solid angle it is the stadian and the 4 pi stadian is the full sphere. solid angle का अगर एरिया की बात करेंगे तो एरिया क्या होगी यहां पे 4 pi स्टेडियन, 4 pi स्टेडियन, 4 pi स्टेडियन सॉलिड एंगल की। अब सेम देखो बेटा, ये यहां से भी वही बात हो रही है। एक हमने जो है ले लिया, तो ये एंगल जो आ रही है, ये एंगल क्या आ रही है ओमेगा। बीच का एक जो है ये हमने वर्टेक्स का एरिया कुछ ले लिया, बीच का काट लिया एरिया, हाँ, और ये एरिया जो काट लिया, और ये यहां पे हमारा हो गया क्लोज्ड कर्व, और ये यहीं पे हम बीच में एरिया करेंगे। तो एरिया ऑन द सरफेस ऑफ अ स्फीयर, तो स्फीयर से बाहर नहीं, एरिया ये जो हमारा स्फीयर है, देखो थोड़ी ड्राइंग वीक है, ठीक है बेटा, और ये हमारा आ गया सेंटर ऑफ द अर्थ, और ये हमारा आर है, ठीक है, और ये हमारा डॉटेड जा रही है, और यही हमारा ओमेगा है, ओमेगा। ये आ गया एरिया ऑन द सरफेस, मैंने पहले भी बताया, ये वर्टेक्स, तो ये यहां पे सो ओमेगा इक्वल टू आ गई बेटा आपका क्या, अगेन एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर इन स्टेडियन, स्टेडियंस। और स्मॉल का जब निकालते हैं तो आपको मैंने पीछे में बताया, डी ओमेगा इक्वल टू डी ए अपॉन आर स्क्वायर। अब ड्राइव क्वांटिटी की बात करते हैं बेटा। तो ड्राइव क्वांटिटी जो आई वो वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड प्रेशर, इसके अलावा भी है, जिसे कि और हम क्या एरिया को भी ड्राइव कर सकते हैं, वॉल्यूम, फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, डेंसिटी, मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, फोर्स, वर्क एनर्जी, टॉर्क, पावर, प्रेशर, और ये सारे हमारे जो है पूरे मैकेनिक्स में यूज होगा। दीज ऑल आर यूज्ड इन अ क्लासिकल मैकेनिक्स, क्लासिकल मैकेनिक्स। इसलिए भी बेटा ये एसआई यूनिट को अंडरस्टैंड करना और डायमेंशन को जानना समझना आपके लिए जरूरी है, क्योंकि अगर आपने डायमेंशन लिखने में गलती कर दी तो वहां भी आपका मार्क्स कटेगा। और डायमेंशन बेस्ड अगर आपका जो है नीट और जेईई में क्वेश्चन आता है, जो कि डेफिनेटली आती है, तो वहां पे अगर बहुत लोग डायमेंशन निकालने में गलतियां हो जाती है। अब चाहे 2 लड़कों की हो, 10 लड़कों की है, लेकिन कुछ लोगों की गलतियां होती है। तो आप, ये बहुत ही आसान सा चैप्टर है, लेकिन डायमेंशन जब आप सीख जाते हो तो कभी आप जब पजल में फंसते हो तो डायमेंशन आपको दिशा बता देती है कि प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करना है। और ये ले लिया हमने डायमेंशन, एंगल का निकालना है। तो एंगल मतलब यहां पे हुआ प्लेन एंगल, प्लेन एंगल, और ये हुआ सॉलिड एंगल। ये दोनों क्या है बेटा, डायमेंशनलेस। ये दोनों ही हमारी क्वांटिटी है डायमेंशनलेस। प्लेन एंगल का रेडियन और स्टेडियन। एरिया का लेंथ का स्क्वायर मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम क्यूब बनती है मीटर क्यूब, फ्रीक्वेंसी T⁻⁻1 S-1 हार्ट। तो ये मैं डायमेंशन में आपको पूरी बताऊंगा, बस आप देख लो, चेक कर लो। वेलोसिटी,
एक्सेलरेशन, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, डेंसिटी, मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, फोर्स, वर्क एनर्जी, टॉर्क, पावर एंड प्रेशर। सो बेटा इस टॉपिक पे यहां तक हमारी थी फिजिकल क्वांटिटीज की कहानी, स्टोरी। बेस क्वांटिटीज, फंडामेंटल क्वांटिटीज, देयर आर द 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, ऑल आर ड्राइव्ड फ्रॉम द बेस क्वांटिटीज, लेंथ, मास एंड टाइम। और 7 क्वांटिटीज में टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, सबस्टांस ऑफ मोल और ल्यूमिनस इंटेंसिटी। सप्लीमेंट्री क्वांटिटी में आपको प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल, और ड्राइव्ड क्वांटिटी में आपका सारे आपके फिजिकल क्वांटिटीज में आ गया, जैसे एरिया, एंगुलर मोमेंटम, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, प्रेशर, तो वॉल्यूम। तो ये सारी चीजें आपको यहां तक आ गई क्वांटिटीज की बात। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे कि लेंथ किस प्रकार से निकला, मास एंड टाइम, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल, और उस पर फिर प्रॉब्लम्स, फिर यूनिट का कन्वर्जन, क्योंकि ये जो एसआई मात्रक है, एसआई यूनिट है, इसका फिर कन्वर्जन किस प्रकार से कन्वर्जन करते हैं, फिर डायमेंशन एनालिसिस करेंगे, फिर मेजरमेंट में एस्टिमेटेड एरर जो आती है विद रिस्पेक्ट टू द मैग्नीट्यूड, उसकी भी बात करेंगे। तो ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर में होगा। आज हमारा लेक्चर यहीं पे एंड हुआ। आप सभी बच्चों को कैसा ये लगा ये लेक्चर? मुझे विश्वास है कि आपको अच्छा लगा होगा, तो आप लाइक करें और आप अपने फ्रेंड में सभी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि उन्हें भी इस कंसेप्चुअल लेक्चर का लाभ मिल सके, वो भी लाभान्वित हो सके। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, फिर अगले दिन फिर से मिलूंगा। तब तक के लिए खुश रहो। नमस्कार, जय हिंद।